लुबनान, मशरिक की दुल्हन, अपने ऊंचे और बर्फ से ढके हुए पहाड़ों और अपनी खूबसूरत आबादियों, खासकर पूरी रात से सुबह तक जीते जागते शहर के जरिए दुनिया भर के होश उड़ा दिए। बैरूत आलम अरब के तमाम शहरों में सबसे ज्यादा खूबसूरत है और सबसे ज्यादा टूरिस्टों को, बिलखुसूस खलीज के अरबों को अपनी तरफ खींचता रहा है। लुबनान और उसका खूबसूरत पाए तख्त बैरूत खाना जंगी से पहले इसी तरह खुशहाल हुआ करता था, जहां तालीम याफ्ता रोशन ख्याल लोगों के लिए खुला हुआ आजाद सियासी मैदान भी फराहम था। और एक जमाने तक लुबनान के लोग अपने मुल्क के हुस्न व जमाल पर नाज करते और वहां की आजादी, डेमोक्रेसी, तालीम और सकाफत के गुण गाया करते थे। लुबनान जैसी मिसाल आलम अरब में कहीं नहीं मिलती और इसीलिए उसे मशरकी स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है। लेकिन लुबनान का एक रुख और भी है जिसे इतनी शोहरत हासिल नहीं है और ज्यादातर वो रुख भुला दिया जाता है जो शोहरत याफ्ता मशरकी स्विट्जरलैंड के रुख से बिल्कुल बरक्स है। लुबनान में हर शहर बैरूत की तरह हसीन नहीं, हर आबादी सरसब्ज शादाब नजारा नहीं कि जिसके महल सुर्ख पत्थरों से सजे हुए हों। लुबनान में पतरे की झोपड़ियां भी बहुत हैं। जरूरी है उन्हें भी देखा जाए ताकि असल तस्वीर का मुकम्मल नक्शा उभर कर सामने आ सके। लुबनान में हाकिम डेमोक्रेसी जो मुल्क की तमाम कौमों के इत्तेहाद की बुनियाद पर कायम होने का दावा करती है, लेकिन सच तो ये है कि ऐसा इत्तेहाद मुकम्मल तौर पर पाया ही नहीं जाता। जहालत, गुर्बत, बेरोजगारी, कवी और ज़ईफ की बुनियाद पर जानिबदारी, ऊंच नीच का फर्क, भेदभाव और उसी तरह के न जाने कितने मजालिम की जंजीरों ने उसी होश उड़ा देने वाले बैरूत के गोशे गोशे में बिखरे हुए बेशुमार इंसानों को जकड़ा हुआ है। बास का कहना है कि गुर्बत का कोई दीन और कबीला नहीं होता। ये बात सच है, लेकिन लुबनान में नहीं। ये तरह तरह के भेदभाव रखने वाला रंग बिरंगी मुल्क। यहाँ पर हर चीज दीन और कौम व कबीले की बुनियाद पर होता है, या अगर ऐसा ना भी हो तो इलाके की बुनियाद पर होता है। हालांकि गुर्बत हर कौम में पाई जाती है, लेकिन एक कौम ऐसी भी है जिसकी आधी सदी से ज्यादा के अरसे से गुर्बत, जहालत और बदहाली पहचान बन गई है। शिया वो कौम है जिसके हिस्से में गुर्बत, जहालत, बेरोजगारी, बदहाली जैसी लानत हर दूसरी कौम से ज्यादा आई थी और यही शिया कौम की पहचान बन गई थी। यहाँ तक कि गुज़िश्ता सदी की 50वीं दहाई के बाद से, और ये दुनिया का कानून है कि जिस कौम का मुआशरे पर किसी किस्म का कोई असर ना हो, वो कौम तारीख से मिट जाती है और उसे मुर्दा कौम ठहराकर तारीख के मदफन में दफन कर दिया जाता है। इसीलिए जिसने भी लुबनान की तारीख पर कलम उठाया, ईसाइयों में मारूनी और द्रूज कौम और मुसलमानों में सिर्फ अहले सुन्नत के हालात बयान करने को काफी समझा, लेकिन भुलाए गए शियों के हालात कहीं नहीं मिलते। अगर इक्का दुक्का कहीं मिलते भी हैं तो बहुत ही मामूली, सतही और बाज औकात तो तासुब का शिकार होकर बहुत ही बुरे अल्फाज में मिलते हैं। इसी बिना पर बहुत से मगरबी मुफक्किरीन का इजहार ख्याल है कि शिया सदर इस्लाम में खिलाफत के मसले पर कश्मकश की पैदावार है और बस गुज़िश्ता सदी में लुबनान आने वाले बहुत से मगरबी मुफक्किरीन की किताबों में मिलता है कि उन्होंने शियों के हालात को बहुत बुरा और दर्दनाक बयान किया है और कहीं कहीं तो उनकी माशी और माशरती बदहाली की जिम्मेदारी बड़ी बेइंसाफी के साथ खुद उन्हीं पर थोप दी गई है। हकीकत ये है कि लुबनान में गुर्बत माशी और माशरती मसाइल की पैदावार नहीं, बल्कि सियासी और तारीखी मसाइल की पैदावार है। उन बुनियादी मसाइल की पैदावार कि जिस पर लुबनानी निजाम हुकूमत सन 1943 से चलती आ रही है। ऐसे मुहर्रिखीन और मुहक्किकीन कम हैं
कि जिन्होंने गहराइयों में जाकर उन जड़ों को खंगाला हो कि जिसकी बिना पर लुबनान की कौमों को, लुबनान के खित्तों को और उसकी सरवत और ज़ख़ीरों को बांटा गया है और बांटा जा रहा है। कम हैं ऐसे मुहर्रिखीन और मुहक्किकीन जिन्होंने लुबनान की सरजमी को ईसाई और गैर ईसाई में बांटने में वेटिकन इटली और फ्रांस की पॉलिसियों से नकाब उठाया हो, जिसकी बिना पर गैर ईसाई खित्तों को हुकूमत की तरफ से ला ताल्लुक होकर ऐसा छोड़ दिया गया कि वहाँ के लोग हर तरफ से दर्दनाक बेरोजगारी और गुर्बत में घिर गए। ईसाई मिशनरीज, खासकर यसूई धड़े ने ईसाई आबादियों में बड़े पैमाने पर सकाफती और तालीमी मुहिम चलाई, लेकिन इस्लामी आबादियों को, खासकर गुर्बत और जहालत में घिरी हुई शिया आबादियों को तासुब के बिना पर सिरे से छोड़ दिया। अब अक्कार और जिन्निया जैसी आबादियों में शिया और अहले सुन्नत के गुर्बत ज़दा लोगों के पास उसके अलावा कोई चारा नहीं था कि वो लुबनानी फौज में मामूली सिपाही की हैसियत से भर्ती हो जाएं। और इसी से वाज़ेह हो जाता है कि लुबनान की फौज में निचली हैसियत के अक्सर सिपाही मुसलमान के इन दोनों फिरकों से ही हुआ करते थे। सन 1972 में जोसेफ शामी की मरदूम शुमारी की रिपोर्ट के मुताबिक शिया खानदानों की माहाना दरामद $50 भी नहीं थी और इस कौम में तालीम की शरह सबसे कम थी। उनमें से 50% तो बिल्कुल ही अनपढ़ थे, बाकी मामूली तालीम याफ्ता थे। यहाँ तक कि हाई स्कूल तक तालीम याफ्ता की शरह मुल्क में सिर्फ 6.6% थी। सन 1972 में हुकूमती मरदूम शुमारी के डॉक्टर हसन शरीफ की रिपोर्ट के मुताबिक जुनूब, जो कि शियों का इलाका और मुल्क की 20% आबादी थी, लेकिन हुकूमत में उनका हिस्सा 0.7% से ज्यादा नहीं था। ये बात मुझ पर बहुत वाज़ेह है कि ना तो शमून के दौर में ना ही सदर बशार अल-हुरी के दौर में शिया फिरके के लोगों को किसी आला ओहदे पर कोई सीट नहीं मिली थी। इस तरह दूसरे दर्जे की नशिस्तों का भी यही हाल था, बल्कि यूं समझे कि 5वीं, 6ठे और 7वें दर्जे के काम शिया तबके के लिए मखसूस थे, जैसे चपरासी, चौकीदार और डाकिया वगैरह। जोसेफ शामी की एक और रिपोर्ट के मुताबिक शिया कौम में फन्नी, तकनीकी, सनती, सरकारी और तालीमी उमूर में सरगर्म और मुलाजिमीन की तादाद बहुत कम थी और मिलों और खेतों में मामूली काम करने वाले मजदूरों, मोचियों और टोकरियों और ठेलों में सामान बेचने वालों की तादाद बहुत ज्यादा थी। याद रहे कि रिपोर्ट 70 की दहाई की है और सोचें 40 और 50 की दहाइयों का आलम क्या होगा। काम करो ताकि खा सको, ये हुकूमतों का मशहूर मकूला था, खुसूसन चौथी हुकूमत का, जो रशीद करामी, हुसैन लवानी, बेयार इजमाइल और रमान इद्दी पर मुश्तमिल थी। ये गरीब और महरूम फिरका अगर जी तोड़ मेहनत करेगा तो उसे रोजी मिलेगी। मैंने इस महरूमियत के खिलाफ पार्लियामेंट में सवाल उठाया तो कहने लगे कि हुकूमत के इस्तेहकाम के लिए यह जरूरी है। शिया हमेशा चंद नाम नहाद जमींदार घरानों के जालिमाना चाल चलन की रो में पिसते रहे हैं, जिन्हें जमीनों की मिल्कियत और तिजारत से मिली दौलत की बिना पर सियासी असर व रसूख हासिल हो गया था, न कि कौमी पैमाने पर किसी सियासी सरगर्मी से ये रुतबा मिला हो, जैसे सैदा में अल असीरान, सुर में अल खलील और नब्दिया में अल जीन जैसे लोग, जिन्होंने उस्मानी ऐवान आलिया को खिराज देकर ये मकाम हासिल किया था। इसी तरह दूसरों ने उन खानदानों के असर व रसूख को खत्म करने में बहुत बड़ा किरदार अदा किया कि जिनकी कौमी जड़ें मजबूत थीं, जैसे तैयबा में अल असद का खानदान और हुरमल में आले हमादा का खानदान। 25 كان سني 19 سنة، وأنا كان قناعتي تامة بأنه يجب بأن لا أكون نائبا، يجب أن لا أكون نائب، ولكن الظروف
الظروف في ذلك الحين اضطرتني بأن أقبل مكرها مركز مجلسي نائب في مجلسي. ان رہنماؤں نے لبنان کی آزادی اور استقلال کے بعد شیعہ قوم کی سیاسی امور کو سنبھالا، کبھی پارلیمنٹ میں نمائندگی اور قوم کی ترجمانی کی حیثیت سے، تو کبھی وزارت کے کسی منصب کو حاصل کر کے. لیکن شیعہ زمیندار طبقے نے، چاہے وہ جنوب کے ہوں یا بقا کے، قوم کے معاشی اور سیاسی حالات کو بہتر بنانے میں اور حکومت میں قومی شناخت بنانے میں کوئی خاص کردار ادا نہیں کیا اور صرف اپنے ذاتی مفادات کو حاصل کرنے میں جٹے رہے. در حقیقت وہ زمانہ بہت ہی رنج آور اور دردناک تھا. میں نے کسی سیاسی لیڈر کو شیعوں کے حالات بیان کیے تو وہ کہنے لگا کہ کوئی بچہ میری کفالت میں دے دو یا کسی کا وظیفہ باندھ دیتا ہوں. ہم جنوب میں موسیٰ صدر سے پہلے اسی طرح کی زندگی گزار رہے تھے. لبنانی نظام حکومت میں نام نہاد ڈیموکریسی کے ثبوت کے طور پر شیعوں کو جو حصہ ملا ہے وہ حکومت کی تیسری اہم پوسٹ ہے، یعنی پارلیمنٹ کے اسپیکر کا ہوتا ہے کہ جس کی مدت صرف 1 سال کی ہوگی، جو کہ انتخابات کے ذریعے 1 سال اور بڑھائی جا سکتی ہے، اور اس طرح ان سے پائیدار سیاسی اقتدار کو چھین لیا گیا. شیعوں کے علاوہ ہر ایک کو یہ حق حاصل تھا کہ اپنے اپنے امیدواروں کا اعلان کر کے میدان میں آئیں، لیکن شیعہ قوم کو چند خاندانوں کے جاگیردارانہ نظام میں جکڑ دیا گیا تھا اور صرف انہیں کو شیعوں کی طرف سے انتخاب کا حق حاصل تھا، وہ بھی دکھاوے کا، ورنہ حقیقت میں تو ان کی بھی کوئی حیثیت نہ تھی. میرے پاس آئے اور کہنے لگے کہ تمہیں پارلیمنٹ کے اسپیکر کے عہدے کے لیے کھڑا کر رہے ہیں، لیکن ایک مشکل ہے، اور وہ یہ ہے کہ ایک فرینچ پروفیسر ہے، وہ چاہتا ہے کہ تم ان کے دل کا آپریشن کرو، اگر وہ ٹھیک ہو گیا تو تم اسپیکر بن سکتے ہو. میں نے کہا کہ اگر وہ مر گیا تو؟ بہرحال لوگ جمع ہونے لگے. یہ مسئلہ پیش آیا کہ کس طرح ریاست مجھ تک پہنچ سکتی ہے. شیعوں پر تھوپی گئی دردناک غربت کی بنا پر ان میں بغاوت کے جذبے جاگنے لگے. گزشتہ صدی کے دوسرے نصف میں سیاسی جاگیرداری کے خلاف شیعوں کی بہت سی انقلابی تحریکیں سامنے آئیں، لیکن یہ سب اس بات کی تشریح نہیں کر سکتے کہ کس بنا پر، کس طرح لبنان میں اس قوم کا دردناک مقدر بدلا، کیونکہ ان بکھرے ہوئے تنکوں میں اتنی صلاحیت نہیں تھی. لبنانی مورخ البرٹ اورانی کے بقول کہ شیعوں کے لیے ضروری ہے کہ ہر چیز سے پہلے اپنے معاشرتی اور معاشی حالات کی اصلاح اور بہبود کے لیے منظم ہوں، تاکہ لبنان میں اپنے وجود کا اعلان کر سکیں. آج یہ روشن انقلاب آ چکا ہے، لیکن یہ سوال ہمیشہ ذہنوں کو برماتا رہا ہے کہ یہ عظیم انقلاب کس باعظمت شخصیت کی بدولت ہے. سید موسیٰ صدر ان دنوں عراق کے شہر نجف اشرف میں اپنی اعلیٰ تعلیم یعنی فقہ کی اجتہادی تعلیم کو وہاں کے مراجع کرام کے پاس مکمل کر رہے تھے. اسی دوران 2 مرتبہ سن 1955 اور 1957 میں سید موسیٰ صدر نے لبنان کے مذہبی رہنما سید عبدالحسین شرف الدین کی دعوت کی بنا پر، جو کہ امام موسیٰ صدر کے رشتہ دار بھی تھے، جنوب لبنان کا رخ کیا تاکہ اپنے رشتہ داروں سے ملاقات کے ساتھ ساتھ اپنے ہم وطنوں کے حالات سے باخبر ہوں. سن 1957 میں سید عبدالحسین شرف الدین کا انتقال ہو گیا. ان کی جانشینی کے سلسلے میں ان کے فرزندوں نے اپنے والد کی وصیت کے مطابق سید موسیٰ صدر کو پیش کرتے ہوئے انہیں لبنان کے مستقل قیام کی دعوت دی. موسیٰ صدر ایک دوراہے پر کھڑے تھے، یا اپنی اجتہادی تعلیم اور تحقیقات کو پورا کر کے اجتہاد کے درجے پر فائز ہو جائیں، یا ان سب کو چھوڑ کر لبنان چلے جائیں. لیکن کچھ تو ضرور تھا جس کی بنا پر سید موسیٰ صدر نے آخرکار لبنان جانے کا فیصلہ لے لیا. جس زمانے میں
موسیٰ صدر امام شرف الدین اور اپنے خاندان والوں سے ملنے کے لیے یہاں سور تشریف لاتے تھے تو اس زمانے میں سور، بیروت، جبل لبنان کے حالات بہت خراب تھے۔ وہ عموماً جناب زینب سلام اللہ علیہا کی زیارت کے لیے شام تشریف لے جایا کرتے تھے۔ وہ جب بھی سور آتے تو ہم اکثر نماز عصر کے بعد اس سمندر کے کنارے سیر کرتے تھے۔ امام شرف الدین کے گھر سے وہاں اس طرف سے شروع کرتے اور ایک لمبی سیر کیا کرتے تھے۔ کافی آگے تک جایا کرتے تھے ہم لوگ۔ کبھی انہی پتھروں پر بیٹھ کر بہت سے مسائل پر گفتگو کرتے تھے۔ کئی موضوعات پر بات چیت ہوا کرتی تھی۔ ساری باتیں تو یاد نہیں، لیکن کچھ باتیں میرے دل کو چھو جاتی تھی۔ ان کے سوالات میں سے کچھ ایسے تھے جو میرے ذہن میں بیٹھ گئے۔ اس میں سے ایک یہ کہ کیوں یہ شیعہ نوجوان اکثر سڑک کے کنارے یا وہاں اس جیسے نکڑ پر جمع ہوتے ہیں۔ میرے لیے یہ سوال بالکل نیا تھا۔ مجھے یہی سمجھ میں آیا کہ وہ اپنے نوجوانوں کے حالات سے پریشان تھے۔ اور دوسری بات جو انہوں نے کی وہ یہ تھی کہ نہ تو اس شہر میں اور نہ ہی تو پورے لبنان میں کوئی بھی ایسی مذہبی یا دینی تحریک نہیں جو میدانی کام کر رہی ہو۔ یعنی یہ کہ مسجدوں میں تو تربیتی مراحل طے پا رہے ہیں، لیکن میدانی کاموں پر بالکل کسی کی بھی توجہ نہیں۔ جب جناب موسیٰ صدر نے نجف چھوڑنے کا ارادہ کر لیا تو باقر الصدر سے الوداعی ملاقات کی اور ان سے کہنے لگے کہ میں اس بات سے خوش نہیں ہوں کہ حوضے میں رہتے ہوئے سنتی انداز میں پڑھ کر مرجعیت کے مراحل طے کروں۔ میں سمجھتا ہوں کہ مجھ پر لوگوں کے درمیان رہ کر کام کرنا واجب ہے۔ فقہی یا اجتہادی کوشش کی بھی اپنی جگہ پر ایک اہمیت ہے۔ یہ دونوں کام کرنے میں مختلف انداز سے ایک ہی ہدف تک پہنچا جا سکتا ہے۔ موسیٰ صدر نے لبنان کا رخ کر کے اپنے تمام علمی اور تعلیمی مستقبل کو قربان کر دیا، جو کہ ایک طالب علم ہونے کی حیثیت سے ان کی زندگی کا اور ان کی برسوں کی محنت کا نچوڑ تھا۔ موسیٰ صدر نے مستقبل میں ملنے والی مرجعیت کو چھوڑ دیا اور لبنان کا سفر اختیار کر لیا۔ وہ مرجعیت کے طلبگار نہ تھے، بلکہ وہ معاشرے میں رہ کر فلاحی انقلاب لانا چاہتے تھے، اور لبنان وہ مناسب جگہ تھی جسے ان کی ضرورت تھی، اسی لیے انہوں نے وہاں جانے کا فیصلہ کر لیا۔ یہاں بحر متوسط کے ساحلوں پہ آباد شہر سور سے امام موسیٰ صدر نے اپنی اصلاحی مہم کا آغاز کیا، اور ساتھ ہی ساتھ لبنانی سیاسی لغت میں ایک نئے لفظ محرومین کا اضافہ کیا، اور اپنے لیے پہلے مقصد کے طور پر ثقافتی محرومیت کے خاتمے کا انتخاب کیا، اور دھیرے دھیرے اپنے آفاقی مقاصد کو واضح کرتے رہے۔ اس طرح امام موسیٰ صدر کا طرز عمل عام روایتی طرز سے امتیازی حیثیت کے ساتھ منفرد تھا۔ وہ اس کا انتظار نہیں کرتے تھے کہ لوگ ان کے پاس آئیں، بلکہ وہ خود چل کے لوگوں کے پاس جاتے تھے۔ وہ صبح صبح امام صادق نامی ورزش کا تشریف لے جاتے۔ لوگ اپنے جھگڑوں کو عدالتوں میں لے جایا کرتے تھے، حالانکہ ان کے مسائل کی مشکلات بہت چھوٹی چھوٹی ہوتی تھی، جیسے گاؤں میں زمین، پانی اور اس طرح کے دوسرے مسائل۔ موسیٰ صدر مسائل سنتے، گواہوں کو بلاتے، 2 یا 3 ملاقاتوں میں ان مسائل کو حل کر دیتے تھے، اور محبت و امن قائم ہو جاتا تھا۔ امام موسیٰ صدر عام عالم دین کے رائز حدود یعنی مسجد اور امام بارگاہوں میں محدود نہ تھے، بلکہ وہ گہرائی سے محسوس کرتے تھے
कि जवानों में दीनदारी की शरह बहुत कम है। यहाँ तक कि जवानों का मस्जिद में जाना, नमाज पढ़ना ऐब समझा जाता था। लिहाजा मस्जिदों में आने वालों की तादाद ज्यादातर बूढ़ों और अधेड़ों की हुआ करती है। इसी बिना पर इमाम मूसा सदर ने कॉलेज, यूनिवर्सिटी, कल्चर हाउसेज, पब्लिक सेंटर्स का रुख करके वहाँ इस्लामिक लेक्चर का प्रोग्राम रखकर जवानों को इस्लाम के आफाकी निजाम से रोशनास करा के एक फिक्र इनकलाब की बुनियाद डाल दी। उनका नौजवानों को दर्ज देने का अंदाज बहुत ही खास था। खिलकत आलम की गुफ्तगू में फरमाते थे कि ये आलम की तरकीब और तरतीब में भी हिकमत पोशीदा है। ये चांद सितारे एक निजाम की तरफ निशानदेही करते हैं। ये मौजू समझाने के लिए हमसे कहा कि हुर्फ तहज्जी यानी अलिफ ब की तादाद के बराबर कागज के पर्चे बनाओ और सब पर एक एक हर्फ लिखकर एक डिब्बे में डाल दो। फिर एक एक करके उन पर्चों को निकालो। कितने फीसदी इम्कान है कि पर्चे तरतीब से निकलेंगे, यानी पहले अलिफ फिर ब वगैरह, जबकि खुदाई निजाम में तरतीब है, यानी पहले सिफर फिर अलिफ फिर ब। लेकिन हमसे इस तरतीब का इम्कान कई 100% के बाद भी मुमकिन नहीं। इस तरह हमको खिलकत आलम का दर्ज दिया। इमाम मूसा सदर की दीनी और इस्लाही तहरीक उस वक्त शुरू हुई जब लुबनान में बाएं बाजू की सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट पार्टियां अपने उरूज पर थीं और मरजयत की तरफ से उन पार्टियों के रंग बिरंगे कौमी नारों से नकाब उठाकर उनका माकूल जवाब देने वाले आलिम दीन के फुकदान के नतीजे में बहुत से मुस्लिम जवान उन कौमी और कम्युनिस्ट अफकार के जानिब खींचे चले जा रहे थे। लिहाजा सैयद मूसा सदर ने पहले अक़दाम में जवानों में खुद एतमादी की रूह फूंकना शुरू कर दिया और इस बात को मनवा लिया कि जदीद दौर की तरक्कियां कितनी ही आगे चली जाएं, इस्लामी निजाम उससे कहीं आगे है। मैंने मस्जिद में उनके पीछे नमाज जुमा पढ़ी। मेरी ये उनसे पहली मुलाकात थी और उस वक्त मेरी उम्र सिर्फ 15 साल थी। ये मुलाकात शहर सूर की कदीमी मस्जिद में हुई। उन्होंने मस्जिद में खिताब करते हुए कई बार मेरी तरफ निगाह की और फिर नमाज के बाद मुझसे कहने लगे कि मस्जिद में नौजवानों को देखकर बहुत खुशी होती है। एक मर्तबा बनी इस्माइल नामी मोहल्ले के एक मदरसे में मुलाकात हुई तो वहां पर फरमाने लगे कि और नौजवानों को अपने साथ मस्जिद में लाया करो और कहा कि मस्जिद के बगल में जो खाली जगह है उसे तरह तरह के खेल का मैदान बना लो, टेबल टेनिस वगैरह शुरू करो। ये सब भी उन्होंने ही खरीद कर दिया और इसके अलावा भी जैसे स्विमिंग वगैरह शुरू करो ताकि नौजवान तुम्हारे साथ यहाँ आना शुरू कर दें। इस दरमियान खवातीन के मसाइल को मालूम करने और उन्हें हल करने के लिए एक इदारे की जरूरत महसूस हुई। मुझे याद है वो खवातीन से राबता रखते थे, उनकी बातें सुनते थे, उनकी मुश्किलात को हल करते थे, उन्हें इस्लामी पर्दा करने पर आमादा करते थे, बल्कि दीन के तमाम उमूर पर अमल करने पर जोर देते थे। हत्ता औरतों को नमाज जमात में भी शरीक करते थे। इसी के साथ उन्हें तमाम दीनी जिम्मेदारियों की तरफ मुतवज्जे करते थे। उनके ये काम तहरीकी शक्ल इख्तियार किए हुए थे। उन्होंने सिर्फ औरतों के हिजाब इस्लामी पर ही जोर नहीं दिया, बल्कि दीन के तमाम शोबों को सामने रखा और मर्दों में भी तहरीक पैदा की। माशरे की मुख्तलिफ महरूमियों का मुकाबला इमाम मूसा सदर के लिए सबसे बड़ा चैलेंज था, लेकिन इमाम मूसा सदर ने वसाइल और इम्कानात की कमी के बावजूद उस मुहिम को भी शुरू कर दिया। गुर्बत और महरूमी खत्म करने के लिए उनके पास अपनी प्लानिंग थी। हर रोज खुसूसन जुमेरात के दिन अक्सर ताजिरों और जरूरतमंदों के साथ इन मौज़ूआत पर तबादला ख्याल होता था। कुछ जगहों पर वो अमीर लोगों से खाने पीने का सामान, गल्लात वगैरह जमा करवा लिया करते थे और जरूरतमंदों को किसी न किसी काम की मजदूरी के एवज जितना उनका हक ज़हमत तय होता था उसके मुताबिक इन गल्लात को तकसीम कर देते थे और इस तरह वो जरूरतमंदों की सख्तियों को कम करने में बहुत हद तक कामयाब हुए।
इमाम मूसा सद्र ने सूर में क़याम के दौरान बहुत से अवामी इदारों की बुनियाद रखी। मिन जुमला बैतुल फतात खवातीन फलाही इदारा, नर्स ट्रेनिंग सेंटर, हैंडलूम ट्रेनिंग सेंटर की बुनियाद रखी, जो जुनूब की बेसरपरस्त लड़कियों को जमा करके उन्हें मुख्तलिफ महारतों से आशना कराता था। उसके बाद जहालत को सिरे से खत्म करने के लिए एक खास इदारे की बुनियाद रखी। 1962 में खवातीन के इदारे की बुनियाद रखी गई, जिसमें उन्हें तालीम के साथ साथ तरह तरह के हुनर सिखाए जाते थे और मुझे ही इसकी जिम्मेदारी सौंपी गई थी। आप समझ लीजिए कि मैं इस इदारे की टीचर थी, मैं ही प्रिंसिपल थी और हम लड़कियों के साथ मिलजुल कर बड़े शौक के साथ सारे काम अंजाम देते थे। ये बिल्कुल शुरुआत की बात है। फलाही इदारों के क़याम में इमाम मूसा सद्र की सबसे बड़ी कामयाबी शहर जबल आमिल में टेक्निकल इंस्टीट्यूट का क़याम है, जिसने शियों के महरूम नौजवानों को आला तालीम फराहम करा के बड़े पैमाने पर उभरने का मौका दिया। हर काम की इब्तिदाई मुश्किल माली मसाइल थी। हमारे एक दोस्त थे जो किसी और मुल्क से यहाँ आए थे। उन्होंने एक मशवरा दिया और मैंने भी उस पर अमल करना शुरू कर दिया कि हमें अपने मुआशरती और इस्लाही कामों को आगे बढ़ाने के लिए मुख्तलिफ मुल्कों का दौरा करना पड़ेगा। लेकिन आगाज में अफ्रीकी ममालिक और खुसूसन लुबनानियों से इस प्रोग्राम के लिए चंदा करना पड़ा। इमाम मूसा सद्र अपनी मुहिम की कामयाबी के लिए कई अहम शख्सियतों से मुलाकात के लिए जाया करते थे। इसीलिए वो मुल्क से बाहर बसे हुए मुहाजिरों से मिलने के लिए अफ्रीका के ममालिक जैसे घाना, नाइजीरिया, सेनेगाल, लीबिया का भी सफर किया करते थे। उस मुहिम के लिए वो अफ्रीका के तपते हुए रेगिस्तान और वहाँ के वहशतनाक जंगलों में भी जाने के लिए तैयार थे। कहने लगे, मैं चाहता कि आप कोई नेक काम करें ताकि आपके काम में बरकत हो। क्या आप मेरा साथ देंगे? मैंने कहा, अल्हम्दुलिल्लाह, बताएं क्या काम है। कहने लगे कि ऐसा कारोबार जिसमें कभी नुकसान नहीं होता, और वो है कि आप अपने दीनी और शरई वाजिबात के बाद जितना हो सकता है नेक कामों में अपने हाथ को खुला रखें। ये सन 1967 की बात है कि इमाम मूसा सद्र ने उस मुहिम के लिए 8 लाख लुबनानी लिरा इकट्ठा कर लिए और इस तरह टेक्निकल इंस्टीट्यूट की इमारत की बुनियाद रख दी गई। इस इंस्टीट्यूट का मिशन ये था कि ये खास निजाम के तहत 12 साल के अंदर उस खित्ते से गुर्बत का खात्मा करना है। जी हाँ, ये इंस्टीट्यूट एक आम इंस्टीट्यूट नहीं था जो सिर्फ तालीम दे, और खासकर इमाम मूसा सद्र की दावत पर डॉक्टर मुस्तफा चमरान के नासा की अहम पोस्ट छोड़कर अमेरिका से लुबनान आने से और इंस्टीट्यूट की जिम्मेदारी संभालने से उस इंस्टीट्यूट में एकदम ही इनकलाब आ गया और ये इंस्टीट्यूट महरूमीन की तहरीक को आगे बढ़ाने के लिए अफरादी कुव्वत की तरबियत गाह और मुकावमत लुबनान की फौजी छावनी की शक्ल में भी उभर के सामने आई। इस तरह से दरसगाह छोटे और कम वसाइल होने के बावजूद लुबनान की शिया तारीख में अजीम इनकलाब के सफर की संग मील बन गई। मूसा सद्र सफर में बहुत जाया करते थे और शहर शहर में मुनक्किद इज्तिमाई प्रोग्राम में कसरत के साथ शरीक होते थे। जब वो शहर से बाहर होते तो कोई नहीं जानता था कि वो कहाँ हैं। इमाम मूसा सद्र का तरीक़ेकार ही ये था कि अवामुन्नास से बहुत ज्यादा मुलाकात रखी जाए। मिसाल के तौर पर वो जब भी बेरूत से बालबक के लिए निकलते तो जो काम सबसे कम किया करते थे वो अपने घर का चक्कर लगाना था। लोगों के कामों को बहुत अहमियत देते थे।
बल्कि अपने कामों पर हमेशा लोगों के कामों को तरजीह दी। दिन रात मेहनत करते थे कि अवाम में एतमाद नफ्स पैदा हो जाए। अक्सर फरमाते थे कि मेरा हदफ इन लोगों के अंदर एतमाद नफ्स पैदा करना है। ये लोग अपने आप को दूसरे या तीसरे दर्जे का शहरी समझते हैं। कम से कम ये लोग अपने आप को दूसरों की तरह समझे। एक दफा शदीद तूफान ने कई इलाकों में बहुत नुकसान पहुंचाया। इमाम सदर ने फरमाया कि उन तूफान ज़दा इलाकों का हम दौरा करेंगे। लोगों ने कहा कि इम्कान नहीं है, पूरे पूरे घर पानी में डूब गए हैं, रास्ते बिल्कुल बंद है। इमाम ने फरमाया कि हम पैदल चलेंगे। रेड क्रॉस ने कुछ रास्ते साफ किए। इमाम वहां तक गाड़ी में आ गए और अगले चंद किलोमीटर का सफर पैदल पानी में तय किया। जबकि पानी उनके सीने तक था, उन्होंने अपनी कवा को अपने कांधों पर रख दिया और तकरीबन 3 घंटे चलने के बाद उस इलाके तक पहुंचे। पहुंचने के बाद वहां के लोगों को मुश्किलात से निकालने के लिए कोशिश शुरू कर दी, जबकि अभी तक हुकूमत की तरफ से कोई मदद नहीं पहुंची थी। यूं तो इस्लाही तहरीक से ईरान से आने वाले उस सैयद को वसी पैमाने पर शोहरत हासिल हुई और जुनूब और बका के शियों के दरमियान उन्हें इमाम मूसा सद्र के नाम से याद किया जाने लगा। लेकिन एक वाकया ऐसा रुनुमा हुआ कि जिसकी बिना पर बड़े पैमाने पर लुबनान के गोशे गोशे में उनका चर्चा होने लगा। एक मीटिंग के बाद किसी ने बाजार के हालात पर कुछ बात की। इमाम मूसा के चेहरे पर गुस्से के आसार नुमाया हुए। उन्होंने हम में से कुछ लोगों को साथ लिया और ये कहते हुए कि अभी उसका इलाज करते हैं, बाजार की तरफ पैदल ही चल पड़े। रास्ता तकरीबन 1 किलोमीटर से कम नहीं था। बाजार पहुंचने पर होटल जाकर रुके और मालिक से कहा, मेज और चंद कुर्सियां बाहर निकाल कर लाओ, हम यहाँ बैठकर तुम्हारी आइसक्रीम खाएंगे। इमाम मूसा को आइसक्रीम खाने का कोई खास शौक नहीं था, लेकिन उस दिन उन्होंने सड़क पर बैठकर आइसक्रीम खाई और हम सबको भी आइसक्रीम खिलाई। रोड पर चलने वालों ने जब उनको देखा तो खुद भी आइसक्रीम खरीदी और खाना शुरू कर दी। इमाम मूसा ने गुजरने वालों को भी जब आइसक्रीम खिलाई तो सब आइसक्रीम का मज़ा तो ले रहे थे, लेकिन सोच रहे थे कि माजरा क्या है। चंद घंटे हम यहाँ रहे और फिर वापस आ गए। हमने माजरा पूछा तो कहने लगे कि चंद पड़ोसियों ने इस ईसाई दुकान वाले के लिए ये बात मशहूर कर दी थी कि इसका खाना शरन हराम है, इसलिए मैं यहाँ आया ताकि लोगों को मालूम हो जाए कि जो बात इस शख्स के मुताल्लिक मशहूर की गई है वो गलत है और इसके यहाँ खाना हराम नहीं है। ये कोई शरई मसला नहीं था, बल्कि किसी ने कारोबारी दुश्मनी में यूं ही ये बात मशहूर कर दी थी और इमाम मूसा सदर ये चाहते थे ताकि आइसक्रीम खाने के ज़रिए से लोगों तक ये पैगाम पहुंचाएं कि यहाँ पर खाना कोई गलत बात नहीं है, और आपने इस काम करने के ज़रिए से ये बता दिया कि ये कारोबारी दुश्मनी है, दीन से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। जब हम बैरूत पहुंचे तो पार्लियामेंट के कुछ लोगों ने कहा कि कल के वाक़े को नकल तो करें, लेकिन इमाम मूसा सदर ने मुझसे कहा कि आप इसे नकल कीजिए। उस वाक़े को सुनाने के बाद हम सब इस नतीजे पर पहुंचे कि तमाम सियासी और मजहबी लीडर आपके वजूद से खुश नहीं थे। एक दिन मैं सड़क पर टहल रहा था कि एक गाड़ी आकर मेरे सामने रुकी, जिसमें एक ईसाई मजहबी शख्सियत बैठी थी। उन्होंने इमाम मूसा सदर के घर का पता पूछा। मैंने कहा, चलिए मैं ले चलता हूँ। रास्ते में उन्होंने अपना तारुफ करवाया तो पता चला कि वो मारूफ शख्सियत अलमतान हद्दाद है।
میں انہیں شکل سے تو نہیں جانتا تھا، لیکن جب انہوں نے اپنا نام بتایا تو میں پہچان گیا۔ امام کے گھر پہنچے، میں نے امام کو بتایا کہ حداد آئے ہیں۔ امام نے پوچھا کون؟ وہ معروف حداد؟ میں نے کہا جی ہاں۔ امام نے فرمایا کہ تم چائے وغیرہ لاؤ، میں کپڑے بدل کر آتا ہوں۔ امام نے سلام دعا کی تو استاد حداد نے کہا کہ میں نے آپ کو صرف اس لیے زحمت دی ہے کہ معلوم کروں کہ آپ کے پاس مستقبل کا کیا پلان ہے۔ میں ان کے پاس پہنچا اور میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کے پاس مستقبل کا کیا پروگرام ہے، آنے والے دنوں کے لیے آپ کے پاس کیا راہ عمل ہے، تحریک کیسی ہونی چاہیے، تعلیمی نظام کیسا ہونا چاہیے، نوجوانوں کو کیسے گمراہی سے بچایا جائے، فرقہ وارانہ جنگ سے کیسے بچا جائے، فلاحی کام کیسے کیا جائے۔ فلاحی کام یعنی فلاحی کام وہ نہیں جو ہوتا ہے عام طور پر، یعنی واقعی کام، ایسا کام نہیں جس میں صرف دکھاوا ہو۔ بلکہ میں نے ان کے سامنے یہ کہا کہ کیا آپ تیار ہیں کہ ہم مل کر کوئی ایسا کام کریں جس سے لبنان کی نجات ہو سکے؟ کیا ہم ایسا کام کر سکتے ہیں جو لبنان کی نجات کا باعث ہو؟ بعد میں انہوں نے حقوق دانوں سے متعلق ذمہ داری کو اپنے سر لیا اور ان سے ہفت روزہ ملاقات شروع کی۔ شورا میں 60 عیسائی وکیل تھے، ہر وکیل اپنے علاقے کا ذمہ دار تھا۔ امام موسیٰ صدر نے ان کے ساتھ کام شروع کیا اور ایک دفعہ امریکی کانفرنس میں بھی اس شورا کے نمائندے کی حیثیت سے آپ نے خطاب کیا، جو بہت مؤثر واقع ہوا۔ جس وقت عوامی اجتماع کو خطاب کرتے ہوئے امام موسیٰ صدر تقریریں کیا کرتے تھے تو ہمیشہ علماء کے لباس میں ہی رہتے۔ اگر وہ امامہ اور جبہ نہ ہوتا تو ان کے مذہب کا اندازہ لگانا کسی کے لیے بھی ناممکن تھا۔ انہیں تقریر کرتے ہوئے چرچ میں بھی دیکھا جاتا تھا اور معبدوں اور مندروں میں بھی۔ وہ دنیا بھر کے انسانوں سے انسانیت کی آفاقی منطق کے ذریعے ہم کلام ہو سکتے تھے۔ وہ علماء دین میں قیادت کی صلاحیت آفاقی سوجھ بوجھ کے لحاظ سے ہزاروں میں منفرد تھے۔ جو میں جانتا ہوں وہ یہ ہے کہ انہوں نے کبھی بھی کوئی ایسی بات نہیں کی جو عیسائیت میں نہیں تھی۔ انہوں نے بھی ایسی بات کبھی نقل نہیں کی۔ یہی وجہ تھی کہ عیسائیوں کو ان سے بہت محبت تھی۔ وہ جو بھی بات کہتے تھے اس میں زندگی ہوتی تھی اور ہر موضوع پر اچھے انداز سے روشنی ڈالتے تھے۔ یہ اس معنی میں نہیں کہ اسلام کی تحقیر ہو، بلکہ اسلام کی بھی مکمل حفاظت کرتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ عیسائی ان سے انتہائی حساس ہونے کے باوجود محبت کرتے تھے۔ میں نے پہلی مرتبہ سنا کہ عیسائی ان سے محبت کرتے تھے۔ امام موسیٰ صدر سے محبت کی کیا وجہ تھی؟ میں نے ان کے کلام سنے اور ان کے کام بھی دیکھے اور ان کی اجتماعات میں بھی انہیں دیکھا کہ وہ ایک زندہ انسان تھے۔ صرف زبانی اچھے نہیں بلکہ اپنے عمل میں بھی صاف تھے۔ میرا اپنا خیال یہ ہے کہ وہ شیعت کا پیغام کہ جس کے وہ علمبردار تھے پورے لبنان کی عوام کو زندہ کر سکتا تھا۔ امام موسیٰ صدر کی عملی سیرت میں یہ دیکھا گیا ہے کہ وہ ہر طرح کی اجتماعی پروگرام میں ضرور شریک ہوا کرتے تھے۔ یہ بات علماء دین کے رائج طور طریقے کے بالکل برخلاف تھی۔ کوئی بھی تقریب ہو یا سیمینار، محفل ہو یا مجلس اعزاء، امام موسیٰ صدر اصرار کے ساتھ با نفس نفیس پہنچنے کی پوری کوشش کیا کرتے تھے۔ لبنان کے عبقری ستارے، انٹلیکچول اور مشہور اصلاحی لوگوں کا ایک گروپ جس کی بنیاد کو مشیل اسمارا نے رکھی تھی اور امام موسیٰ صدر کو اپنے ساتھ جوڑنے پر فخر محسوس کر رہا تھا، اب موسیٰ صدر بیروت کے کانفرنس ہالوں میں لبنان کے دانشوروں، دیگر مذاہب کے علماء اور مختلف علمی، سیاسی، اجتماعی میدان کے دیگر ستاروں کے درمیان آفتاب عالم تاب بن کر ابھرے۔
जमा साल सैयद बहुत ही तेजी से लुबनान के सियासी, दीनी और लुबनान के हर मीडिया पर छा गए। इस हकीकत को 60 की दहाई में शाये होने वाले अखबारों और रिसालों में बखूबी देखा जा सकता है। इस सिलसिले में लुबनान का मशहूर अखबारुल हवादिस अपने 7 अक्टूबर 1966 के शुमारे में लिखता है कि लुबनान के किसी भी अमली मैदान में कोई भी इतना नहीं उठा जितना सैयद मूसा सद्र हर मैदान में कुछ ही अरसे में उभर के सामने आए हैं। यहाँ तक कि बड़े बड़े सियासी लीडरों और दीगर मजहबी रहनुमाओं पर भी उनकी हैबत तारी रहती थी और सबको उनसे बड़ी उम्मीदें थीं। एक आलिम दीन की सियासी, फलाही और इस्लाही मुहिम ने बहुत सौ की गैज़ व गज़ब की आग को भड़का दिया, जो किसी बिना पर भी इमाम मूसा सद्र के जाहिरी रख रखाव को गवारा नहीं करते थे। और दूसरी तरफ उनकी मुहिम से शिया जमींदारों के तानाशाही निजाम को भी बहुत धचका लगा। खासकर जुनूब के जमींदार भी सैयद मूसा सद्र के खिलाफ हो गए, क्योंकि उन्हें सबसे ज्यादा नुकसान हुआ। नुकसान पहुँचने वालों का झुंड सैयद सद्र के जाती अंदाजे से कहीं ज्यादा बड़ा था। गलत खबरें फैलाई जाती थी कि मूसा सद्र ने ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया। मैं चाहता था कि इस बात का जिक्र करूं कि अंबिया के लिए भी इसी तरह की खबरें फैलाई जाती थी। खुदा ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम के बारे में फैलाई जाने वाली खबरों का जिक्र कुरान मजीद में भी किया है। लेकिन अहम ये बात है कि एक मर्तबा हम बाअल-बक से वफ्द की शक्ल में 20 गाड़ियों में आए और उस दौर के मुताबिक ये वफ्द बहुत बड़ा वफ्द था। हमारे साथ बाअल-बक और एक और शहर के मुफ्ती भी थे। हमने मदरसा इमाम सादिक अलैहिस्सलाम में इमाम मूसा सद्र से अवामी वफ्द की सूरत में मुलाकात की और अंजाम पाए कामों की मुफस्सल खबरें उन तक पहुंचाई। इमाम मूसा सद्र का इस्लाही कारवां हर फराज व नशेब से गुजरता हुआ आगे निकल चुका था और अब एक दुश्वार और हसास मोड़ पे आ चुका था कि ऐसे में मूसा सद्र ने अचानक एक अजीम इक़दाम का ऐलान करके सबको हैरत में डाल दिया। मूसा सद्र को एक इज्तिमा से खिताब करना था। लोग समझ रहे थे कि इमाम मूसा सद्र आएंगे और उनका साथ देने और हिमायत करने की बिना पर अवाम का शुक्रिया अदा करेंगे, लेकिन उन्होंने आकर अवाम और तमाम मीडिया की मौजूदगी में साफ और सरी ऐलान किया कि हम शिया कौम के हक में इंसाफ चाहते हैं। हम शिया कौम के मसाइल को सुलझाने के लिए शिया इस्लामी मजलिस आला के क़याम का ऐलान करते हैं, ताकि मुल्क की कौमी काउंसिल के साथ साथ अपने फराइज को बेहतर अंजाम दे सकें। हम बगैर कमी बेशी के अपने हुकूक का मुकम्मल तौर पे मुतालबा करते हैं और हुकूमत के फराइज की याद दहानी करते हैं कि जुनूब, बका, जिन्निया और अकार जैसी आबादियों से गुर्बत का खात्मा करें। शिया मजलिस आला के ऐलान के बाद फौरन शिया उलमा और दानिशवरों का एक वफ्द बैठा, ताकि इस काउंसिल के कवानीन और उसके बुनियादी ढांचे को तैयार किया जा सके। पार्लियामेंट में शिया मेंबर की काउंसिलिंग की तश्कील यानी शिया इस्लामी मजलिस आला की तश्कील के वक्त तमाम अराकीन चंद ग्रोह में तकसीम हो गए। कुछ तरफदार शख्सियतों के साथ मिल गए, जबकि कुछ इस तश्कील के मुखालिफ ग्रोह में शामिल हो गए। हमारी आपस में बहुत गर्मा गर्म बहसें भी रही और एक आध बार तो सदर साहब ने गुस्से में मेज का शीशा भी हाथ मारकर तोड़ दिया। लेकिन सैयद मोहम्मद सैफुद्दीन की कोशिशों से बिलाखिर इत्तेफाक राय से पार्लियामेंट में 19 अफराद पर मुश्तमिल शिया गिरोह तश्कील पा गया। शिया काउंसिल के कवानीन को मुरत्तब करने में उलमा और दानिशवरों के दरमियान काफी बहस हुई और इख्तलाफात की बिना पर गहमा गहमी का माहौल बन गया। अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि उन अय्याम में फलाही काम करना बहुत सख्त था। उलमा के दरमियान खुसूसन बुजुर्ग उलमा इस मजलिस आला की तश्कील के खिलाफ थे, बल्कि गालिबन हर तरह की तंजीमी कामों से खतरा महसूस करते थे। लेकिन बहरहाल आखिर में बात यही तय पाई कि हुकूमत में अपनी कौमियत, मजहब और उलमा के मसाइल हल करवाने के लिए ऐसी तंजीम का रहना जरूरी है।
17 मई सन 1967 में शिया मजलिस आला के कानून का मसविदा तैयार होके लुबनान के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के इजलास में पास हो गया और इमाम मूसा सद्र शिया मजलिस आला के सरबराह चुन लिए गए। इमाम मूसा सद्र का सबसे पहला और अहम हदफ इस मजलिस आला के जरिए शिया कौम को मुनज़्ज़म करना था, ताकि मुख्तलिफ गिरोहों में बटी हुई शिया कौम को एक फकीह मुज्तहिद की क़यादत के ज़ेरे साया समेट कर इकट्ठा किया जा सके। और उसके लिए लाजिम था कि कोई ऐसी पुरकशिश और अजीम शख्सियत हो जो तरह तरह के अफ़कार और मुख्तलिफ रुझानात से गैर वाबस्ता होकर बाला तर हो, क्योंकि मजलिस आला में शामिल शिया शख्सियतें ज्यादातर बाएं बाजू की पार्टियों से वाबस्ता थीं, जिनमें मजहबी रुझानात के बजाय ज्यादातर कौमी और हिजबी रुझानात पाए जाते थे, और मूसा सद्र वही पुरकशिश अजीम शख्सियत के मालिक थे। इमाम मूसा सद्र के नजदीक मजलिस आला कोई चंद दिनों की वक्ती चीज नहीं थी, बल्कि मजबूत जड़ों वाला एक ऐसा इदारा था जो लुबनान की सियासत में अहम किरदार अदा कर सकता है, और इमाम मूसा सद्र ने उसे अच्छे तरीके से इस्तेफादा किया। शिया मजलिस आला ने अपना काम शारल हलू के आखिरी और सुलेमान फरंजी के इब्तिदाई दौर में शुरू किया। सुलेमान फरंजी और उनके साथ के दूसरे वज़रा साहिब इस्लाम और कामिल असद ने इमाम मूसा सद्र के कौमी मुतालबात की तहरीक की शदीद मुखालफत करके बहुत सी मुज़ाहिमतें इजाद कर दी, ताकि कौमी मुतालबात पर मबनी कोई ऐसी तहरीक सर न उठा पाए जो लुबनान के सियासी इक़्तिदार के वरासती तानाशाही निज़ाम को बिखेर कर रखते हैं। इस दौर को लुबनान में अहदुल मुहाफ़िज़ीन के नाम से जाना जाता है। खासकर कामिल असद ने इस सिलसिले में खुलकर अपनी दुश्मनी का ऐलान किया। सैयद मूसा सद्र अपनी तहरीक की बुलंदियों से जाहिर हुए और सन 1973 के बाद से गुफ्तगू में अपने नर्म रवैये का लिहाज न करते हुए तनकीदी और जोशीली तकरीरें करना शुरू कर दी और ऐसे मुतालबात रखना शुरू कर दिए जिसे लुबनान के हुक्काम बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। 8 फरवरी 1974 को ये सिलसिला अपने उरूज पर पहुंचा, जब मजलिस आला के तमाम शोबों के मुत्तफ़िक़ा ऐलान पर इमाम मूसा सद्र की सरबराही में 20 अहम और बुनियादी मुतालबात की फहरिस्त जारी की गई, जिसमें मरकज बैरूत से कटे हुए हर तरह की हुकूमती रियायतों से महरूम तमाम लुबनानी कौमें, खासकर उनमें सबसे ज्यादा महरूम जुनूब, बका और लुबनान की पहाड़ियों के गोशे गोशे में भुलाए गए सितम रसीदा महरूमीन के हक में इंसाफ के लिए लुबनानी हुकूमत से 20 मुतालबात की पुरजोर अपील की गई, जिसे लुबनान की तारीख में वसीतुल अशरैन के नाम से याद किया जाता है। इस अहम इक़दाम से सब हैरत में पड़ गए, क्योंकि लुबनान के सियासी अखाड़े ने कभी ये मंजर नहीं देखा था जो इमाम मूसा सद्र की शख्सियत ने कर दिखाया। लुबनान में कोई सोच भी नहीं सकता था कि अमामा, अबा और कबा में एक आलिम दीन इतनी अजीम तहरीक की क़यादत कर सकता है, अपने ज़ेरे साया हर तरह के अफकार और रुझानात को समेट सकता है, अपने कौमी मुतालबात के साथ यहाँ तक कि हुकूमत को भी चैलेंज कर सकता है और अपने मुतालबात को हासिल करने के लिए लाखों की अजीम कौमी रैली की सरबराही भी कर सकता है। उनमें से सबसे अजीम और कामयाब रैली सबर और बा अल बक की रैली थी, जिनका एक ही नारा था, महरूमियत के खिलाफ हमारा जिहाद उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक लुबनान के गोशे गोशे से महरूमियत का खात्मा न हो जाए और लुबनान का कोई फर्द महरूम न रहे। في خدمة لبنان وفي صيانة هذا الوطن، لأن هذا الوطن مش بس لأحد، الوطن للجميع. نجود ونحافظ على وطننا، ولكن حقوقنا इमाम मूसा सद्र के उन 20 मुतालबात के बाद महरूमीन में उम्मीद की लहर दौड़ गई और उसे रेड लाइन की हैसियत हासिल हो गई थी, जिसकी मुखालिफत करना नामुमकिन सी बात थी। लेकिन बाद में लुबनान की खाना जंगी ने इमाम मूसा सद्र को ऐसा घेर लिया था कि कौमी मुतालबात की इस तहरीक को मंजिल कमाल तक पहुँचाने का मौका नहीं मिल सका और जंग के साथ साथ इमाम मूसा सद्र का सारा हम गम लुबनान की हिफाजत और महरूमीन की हिमायत में लग गया।